न्यूज़7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आदर, आभार और अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट। राजीव कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। राधे राधे भाई साहब, और स्वागत है आपका भी। और जुड़ते चलो और शेयर करते चलो, ठीक है ना। क्योंकि आप सबको पता है कि रामलीला जो चल रही है पुरानी अनाज मंडी में, वो न्यूज़7 आसान पर लाइव दिखाई जा रही है। और इसी वजह से मैं अपने पेज पर खबरनामा लेकर के आ रहा हूं, और तुरंत ही अब आपको ये न्यूज़7 राजस्थान पर भी लाइव मिल जाएगा। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा आप मेरा सहयोग करें। और कल कार्यक्रम नहीं आया था, लेकिन कल मैच बढ़िया हुआ था, है ना। और इसी वजह से मैं कल लाइव लेकर के नहीं आया था। मेरा विचार ये था कि अगर भारत पहले फील्डिंग करता है तो हम खबरनामा चलाएंगे, लेकिन टॉस बांग्लादेश ने जीता और फिर भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, तो फिर मेरे को वो प्रोग्राम जो है ड्रॉप करना पड़ा। मैंने कहा दर्शक जो है ज्यादा से ज्यादा भारत की बैटिंग देखेंगे, और इस वजह से कल कार्यक्रम नहीं आया था। पर चलिए जुड़ते चलो और शेयर करते चलो। सर्वेश कैला देवी कह रहे हैं, राम राम मेरे लाडले गुरु। सर्वेश नमस्कार और स्वागत है आपका भी। एडवोकेट मुकेश कुमावत जी, वैसे नमस्कार, स्वागत है। वकील साहब आपका भी। शेयर करते चलना भाई, आपके जितने ग्रुप है ना उनमें भेजो, है ना। बस लिंक जो है उसको कॉपी करो और पेस्ट करके, और जितने भी आपके ग्रुप है उनमें भेजते चलो। और न्यूज़7 राजस्थान पर भी आप लाइव देख रहे हैं, और मेरा जो अपना पर्सनल पेज है फेसबुक पेज, उस पर भी आप लाइव देख रहे हैं। भैरूलाल जी पूछ रहे हैं कैसे हो सर। बिल्कुल बढ़िया हूं भाई साहब, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग भी ठीक होंगे। और लोकेश जी ने देखिए अपडेट भेजा, पाकिस्तान 33 रन पर 4 विकेट। मुझे ऐसा लग रहा है लोकेश भाई कि आज जानबूझ करके पाकिस्तान हारेगा बांग्लादेश से। मेरा अपना व्यक्तिगत है ये मत कि आज जानबूझ करके पाकिस्तान हारेगा बांग्लादेश से, ताकि फाइनल में बांग्लादेश भारत से भिड़े, और फिर वो हारे चाहे जीते, लेकिन कम से कम पाकिस्तान पर गाज गिरने से बच जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान का शायद मेरे ख्याल से ये प्री प्लान है कि हम बांग्लादेश से हार करके और बाहर हो जाएंगे, और भारत से निपटता रहेगा बांग्लादेश। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है, अब जैसा आप बता रहे हैं कि 33 रन पर ही 4 विकेट निकल गए 8.3 ओवर में, तो आप समझ सकते हो कि फिर स्थिति दयनीय है ना, चिंताजनक है। और भारत ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है। तो शेयर करते चलो। नरेश भाई नमस्कार, स्वागत है आपका भी। गजानंद जी जुड़े हैं मेरे साथ में, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। और जुड़ते चलो, शेयर करते चलो। आज बहुत सारे मसलों पर आपसे बातचीत करूंगा, क्षेत्र की तमाम खबरें आपको दूंगा, और इसके अलावा क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी आपको अपडेट दूंगा। बिजली और पानी की जो आपके सामने समस्या आ रही है, बिजली की उतनी समस्या नहीं आ रही होगी, पानी और सड़क, इसकी जो समस्या आपके सामने आ रही है उसको लेकर के भी मैं ताजा अपडेट आपको बताऊंगा। अधिकारियों से क्या कुछ बातचीत हुई है, शिविरों में क्या कुछ चल रहा है, राजस्थान सरकार क्या कुछ कर रही है। इसके अलावा और भी कुछ मसले हैं शहर के जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जनता मुर्दा है, ये तो क्लियर कहूंगा और खुल करके कहूंगा। मुश्ताक खान जी जुड़े हैं, भाई साहब नमस्कार, राम राम। अब देखो मुश्ताक भाई जो हैं, इन्होंने मुझे लिखा है राम राम। अब जिनकी छोटी सोच है ना, गंदी सोच है। आपको याद होगा एक बार मुझे एक कमेंट भेजा था किसी ने कि सर हम आपसे वालेकुम सलाम करते हैं, है ना, लेकिन आप उसका जवाब नहीं देते। मुश्ताक भाई मुसलमान है पर मुझसे राम राम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग राधे राधे करते हैं। वो कहते हैं ना कि चाहे गीता बांचिए या पढ़िए कुरान, और तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान, हर मजहब का ज्ञान यही है। ये तो चंद लोग हैं जो इस तरह की चीजों में तकसीम कर देते हैं। हरिद्वार की बहुत बहुत धन्यवाद मंडल अध्यक्ष लहरी प्रजापत, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी जुड़े हैं, भाई साहब राम राम वजीरपुर से, बिल्कुल बिल्कुल भाई। नरेश मीणा क्या जयपुर से, ठीक है। कपिल देव मंगल जी हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। बहुत सारे मसलों पर बात करेंगे भाई। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। चलो, है ना, कैमरा शायद बार बार हिल रहा था इसलिए। आजकल क्या है, पूरा स्टाफ जो है ना वो वहां रहता है जहां से रामलीला लाइव चल रही है, तो मुझे अकेले ही अपने ऑफिस में आकर के और लाइव करना पड़ता है कि यार प्रोग्राम नहीं पिटना चाहिए।
सर कल आप लाइव नहीं आए, मैंने बहुत इंतजार किया था, अशोक जी कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल लाइव इसीलिए नहीं आया था मेरे भाई, मैंने आपको बताया ना कि अगर भारत पहले फील्डिंग करता तो मैं खबरनामा चला देता, लेकिन कल का क्रूशियल मैच था, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि वो सेमीफाइनल था। तो मैंने कहा नहीं, दर्शकों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है भाई, आप लोग भी मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, कम लोग यहाँ जुड़ते तो मैं आपके आनंद में व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता था। फिरोज भाई नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, वालेकुम सलाम, है ना। तो मेरे लिए कोई मजहब, कोई धर्म, कोई जाति मायने नहीं रखती। आजकल सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो भी आप खूब देख रहे होंगे, है ना। एक दूसरे की जातियों को गाली दे रहे हैं, हर कोई चाणक्य बनने का प्रयास कर रहा है, हर कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई बहुत बड़ा राजनेता है, वो उसको सारी राजनीति का ज्ञान है। कैसे नरेश मीणा मुख्यमंत्री बनेगा, किरोड़ी लाल जी की क्या भूमिका रही, सचिन पायलट ने क्या किया। अपनी हालत सुधार लो, वो ज्यादा बेहतर है। जनता के मुद्दे और जनता की समस्याएं उठा लो, वो ज्यादा बेहतर है। क्यों अपने ही समाजों को, अपने ही जातियों को नीचा करने पर तुले हुए हो। अच्छा शाकिर भाई ये कह रहे खबर ना नहीं बिल्कुल, आप लोगों को आदत लग गई, और मुझे भी है ना बड़ा अधूरा सा लगता है जिस दिन खबरनामा नहीं आता भाई, है ना। कमलेश भाई नमस्कार, स्वागत है, शेयर करते चलो, जितने भी दर्शक हैं दबा करके एक बार शेयर कर दो, न्यूज 7 राजस्थान पर भी। और ये मेरा जो पर्सनल पेज है, इसको भी जिन लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा है या सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या लाइक नहीं कर रखा है, तो वो कर लेना भाई, है ना। क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें जो मैं चैनल पर नहीं बता पाता वो अपने पेज पर भी शेयर करता हूं, है ना। आप लोगों से जुड़ी हुई अहम जानकारियां, मैं फालतू की टीका टिप्पणी नहीं करता, सोशल मीडिया पे ज्यादा समझता भी नहीं हूं, टेक्निकल के मामले में ज्यादा समझता भी नहीं हूं, मैं क्लियर कह रहा हूं आपसे। मैं तो फेसबुक पर देखता हूं, हाँ ठीक है अच्छी चीज है तो शेयर कर देता हूं, ठीक है ना। बाकी मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता किसी भी चीज पर। बाकी बहुत सारी चीजें जो मुझे बुरी लगती हैं, ठेस पहुंचाती हैं, लेकिन मेरे कुछ प्रोटोकॉल हैं भाई साहब, है ना। तो इसलिए मैं सोच लेता हूं कि यार प्लीज पेशेंस रखो, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, है ना। जिनकी छोटी मानसिकता है, ओछी मानसिकता है, मैं उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहता। लोग फिर मुझे ट्रोल करते हैं, मेरे को टारगेट करते हैं, पता नहीं क्या कुछ मेरे बारे में कहते हैं, पर मैं कोई चीज नहीं सुनता। मेरा एक ही फोकस रहता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करो, मीडिया का जो महत्वपूर्ण काम है उसको करो। अजय जी हम तो मैच और खबरनामा दोनों एक साथ देख लेते हैं। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनी 4 दिन में आ रहा है साकिर जी, ना 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 4 दिन में क्या आ रहा है, शायद पानी की बात होगी। सर साल भर में ठेकेदार बिकने वाली दारू कभी खत्म नहीं होती, लेकिन साल भर में 2 बार किसानों के लिए यूरिया खत्म हो जाता है। अरे सर दर्द बहुत हैं, तकलीफें बहुत हैं। आम आदमी के लिए ही कानून बना हुआ है, गरीब आदमी के लिए कानून और नियम बने हुए हैं, और किसी के लिए नहीं बने हुए, ये भी ध्यान रखना। कमल माली जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। खुशी खंडेलवाल राधे राधे मैम, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत, और शेयर करते चलना। रवि श्याम प्रेमी गड्डी तो बहुत सस्ती हो गई, पेट्रोल भी तो सस्ता होना चाहिए अजय जी। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत लंबे समय से मांग भी उठ रही है कि साहब जीएसटी में शामिल कर लो आप पेट्रोल और डीजल को। धर्म सिंह मालिया गंगापुर से राधे राधे भाई साहब, राधे राधे, स्वागत है, शेयर करते चलो, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते चलो। चलिए खबरों का सिलसिला मैं शुरू करता हूं। पहले एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो मेरी आवाज में कोई डिस्टर्ब तो नहीं आ रहा, आवाज आप लोगों के पास क्लियर आ रही है, वो मुझे थोड़ा सा आप बता दें, ठीक है ना। क्योंकि मैंने वैसे कॉलर माइक लगाया हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत है तो सर मैंने पंखा तेज चला रखा है, तो कहीं उसकी वजह से आवाज डिस्टर्ब नहीं हो, बस आप अपने लोगों, इसलिए मैं खुल करके कह सकता हूँ। राजेंद्र धावाई बूचौड़ाई से, आज तो कैंप था ना बूचौड़ाई में, राजेंद्र भाई एक तो ये कैंपों की अपडेट दिया करो मेरे को। मैंने पहले भी कहा था आपसे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैंप लग रहे हैं इनकी अपडेट दिया करो, बताया करो। हर जगह तो हम नहीं जा सकते, काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अधिकारी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, खुल करके बताया करो। लोकतंत्र है ना, जनता का शासन है, नेताओं को बड़ी चिंता रहती है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और सबसे ज्यादा धज्जियां यही उड़ा रहे हैं। कल से UPL 4 चालू हो रहा है PG कॉलेज में, धर्म सिंह जी कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ा इवेंट है, और नाइट में दूधिया रोशनी में ये मैच सारे खेले जाएंगे, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। शाकिर जी कह रहे हैं पेट्रोल GST के अंदर नहीं आता, नहीं लेने की मांग उठ रही थी। राजेंद्र दवाई जी बूचौलाई, हाँ हाँ बिल्कुल आज आपके यहाँ था कैंप, मुझे पता है,
ठीक है ना, सारी अपडेट मैं रखता जरूर हूं। हाँ, राज अशोक जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम अशोक भाई, और स्वागत है आपका भी। जुड़ते चलो और शेयर करते चलो जितने भी लोग हैं, और तमाम मुद्दे और तमाम समस्याएं, तमाम खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। 150, 200, 250, 300, कितनी संख्या हो सकती है, कितने जो लोगों को जोड़ सकते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं खबरें शुरू करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, आज तारीख है 25 सितंबर और 12 है गुरुवार। राष्ट्र लेवल की जो बड़ी खबरें हैं उन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चुनाव आयोग ने अब वोटों की गिनती के तरीके में थोड़ा सा बदलाव किया है। एसआईआर तो चल ही रही है, वोटिंग लिस्ट जो है आपकी, वोटर लिस्ट जो है, उनका तो रिव्यू चल ही रहा है और वो चलना चाहिए। विपक्ष कुछ भी मुद्दे उठाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी के हित में अगर कोई काम होता है तो उसका समर्थन करना चाहिए। वोटर लिस्ट की एसआईआर का काम चल रहा है। इसके अलावा अब चुनाव आयोग ने एक फैसला और किया है कि वोटर की जो गिनती होती है, मतों की जो गिनती होती है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। जीएसटी का सही लाभ देना दुकानदार के ऊपर निर्भर करेगा, मनोज जी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और आप भी अवेयर रहें, थोड़े से जागरूक रहें, ठीक है ना। मोबाइल का रिचार्ज भी सस्ता हो गया क्या कर जीएसटी से, फिरोज भाई पूछ रहे हैं। ठीक है सर, इस बारे में तो बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। इस बारे में मैंने कोई अपडेट नहीं ली, एक बार मैं इसको लिख लेता हूं। बस आपने कोई चीज बता दी और नई चीज है तो मैं उसको जरूर नोट करता हूं, ठीक है। तो चुनाव आयोग अब वोटों की गिनती के तरीके में भी बदलाव करेगा। अब बैलेट की गिनती बाकी होने पर ईवीएम के सेकंड लास्ट राउंड की गिनती को रोक दिया जाएगा। शुद्ध भाषा में समझाऊं, सरल भाषा में, अब तक क्या होता था, 8 बजे तो बैलेट पेपर की गिनती शुरू होती थी और 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होती थी। अब ईवीएम है मशीन, तो उससे तो तुरंत काउंटिंग हो जाती है, जल्दी काउंटिंग हो जाती है। और बैलेट पेपर जो है उसकी काउंटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता था, समय लगता था। अब चुनाव आयोग ने यह कहा है कि बैलेट पेपर की और ईवीएम की जो गिनती है वो साथ साथ होगी। मान लीजिए ईवीएम की गिनती लगभग कंप्लीट हो गई तो तुरंत ईवीएम की गिनती को रोक दिया जाएगा। पहले बैलेट पेपर की गिनती जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद लास्ट राउंड में जो ईवीएम की गिनती है उसको पूरा करके दोनों का फिर कैलकुलेशन करके और फिर बताया जाएगा। तो ये बदलाव किया है ताकि दोनों का आंकड़ा निकल करके सामने आ सके और बिहार चुनावों से ही इस फार्मूले को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया है। वहीं उनके साथ में केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम यूपी के, उनको, और सीआर पाटिल केंद्रीय मंत्री हैं, उनको सह प्रभारी बनाया है। वहीं भूपेंद्र यादव, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, इनको पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा मणिपुर के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे विप्लव देव, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। तमिलनाडु के लिए सांसद बैजंत पांडा को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि इनमें चुनाव आने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं, बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। वही 2026 के मार्च से मई के बीच में पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर ली है और अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। शेयर करते चलो, कम लोग नजर आ रहे हो अभी स्क्रीन पर। और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी, उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को लेकर के मोदी की विदेश नीति की आलोचना की है। सोनिया गांधी ने कहा है, फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए भारत को नेतृत्व करना चाहिए। सरकार की चुप्पी मानवता और नैतिकता के साथ विश्वासघात है। सोनिया मैडम, आपको फिलिस्तीन नजर आ गया, आपको इजराइल नजर आ गया, आपको बलूचिस्तान नजर नहीं आया, आपको अफगानिस्तान नजर नहीं आया, आपको पीओके नजर नहीं आया। 2 शब्द इन पर भी कभी बोल देते आप कि ये हमारा हिस्सा है और सरकार को इसको लेना चाहिए। कभी बोल देते आप कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसको लेकर के भारत को पहल करनी चाहिए थी। कभी आपको बोल देना चाहिए था कि साहब गिलगिट और बलूचिस्तान में जिस तरीके से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसको लेकर के भारत सरकार को पहल करनी चाहिए थी। बोलना चाहिए। फिलिस्तीन से ऐसे क्या मोहब्बत है? ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन ठीक है, विपक्ष के नाते आपने एक मुद्दा उठाया, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने
एक अहम फैसला सुनाया मेरे भाइयों, शेयर करना दबा करके, क्योंकि इस तरह का फैसला शायद मैंने भी पहली बार पढ़ा है और सुना है। ठीक है, तो शेयर करना दबा करके। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आपको इसलिए सुनाता हूं कि ये फैसले आगे जाकर के नजीर बनते हैं, उदाहरण बनते हैं। अब क्या फैसला है वो मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हिंदू धर्म में शादी होने के बाद में एक महिला का गोत्र बदल जाता है, परिवार और कुल बदल जाता है। सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में यदि विधवा या निसंतान हिंदू महिला की मौत के बाद उसकी संपत्ति उसके पति के परिवार वालों को मिलेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? हिंदू समाज में जब शादी हो जाती है किसी लड़की की तो उसका गोत्र बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, फिर उसका पियर से कोई लेना देना नहीं है, फिर वो ससुराल की हो जाती है। ऐसे में अगर कोई महिला विधवा है, ठीक है, अगर कोई महिला विधवा है या निसंतान है और उसकी मौत हो जाती है तो भाई उसकी संपत्ति किसको मिलेगी? उसकी संपत्ति उसके ससुराल वालों को मिलेगी, ना कि पीहर पक्ष वालों को या माता पिता को मिलेगी ना, क्योंकि अब उसका परिवार अलग हो गया। ठीक है। ये कह रहे हैं गोत्र नहीं बदलता ना, दूसरा परिवार, सरनेम दूसरा लग जाता है। जय सिंह भाई, आगे चलते हैं। और राजस्थान के बांसवाड़ा में आज पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लूट ही लूट थी और भाजपा में बचत ही बचत है। कांग्रेस राज में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। जो जख्म कांग्रेस ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर मरहम लगाने का प्रयास कर रही है। मोदी ने राजस्थान में 1,22,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मोदी ने कहा नवरात्र के पहले दिन से ही जीएसटी में बड़ा सुधार किया गया है ताकि मिडिल क्लास फैमिली और गरीब परिवारों को राहत मिल सके। फिर प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का लक्ष्य जनता को दिया है और उन्होंने बड़ा सीधा सा एक फंडा बताया है कि स्वदेशी किसको कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरी नजर में स्वदेशी की सिर्फ एक सिंपल परिभाषा है, कंपनी और ब्रांड किसी भी देश का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो चीज भारत में बनी हुई होनी चाहिए, उसका निर्माण भारत में हुआ होना चाहिए। मेरी नजर में वो स्वदेशी है। ठीक है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की सभा में वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद रही, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ वो मौजूद रहे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रही, सीएम मजर लाल भी मौजूद रहे। जयसिंह जी कह रहे हैं बांसवाड़ा के लिए कुछ नहीं बोले आज सीएम। बांसवाड़ा के लिए क्या बोलना था? बांसवाड़ा के लिए जो बोला, चित्तौड़गढ़ के लिए बोला था, महाराणा प्रताप को भी नमन किया था। जल जीवन मिशन में गंगापुर सिटी में तो पानी आ ही नहीं रहा। अजय जी, दीपक जी कह रहे हैं अरे सिर्फ गंगापुर सिटी का मसला थोड़ी है भाई, पूरे राजस्थान में जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन गंगापुर सिटी में नहीं है, शहरों में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में अमृत मिशन, वो थी अमृत जल योजना। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, शेयर करते चलो, बहुत कम लोग जुड़ रहे हो भैया। दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक है महाराजा एक्सप्रेस। जीके का भी सवाल हो सकता है, ये नोट कर लिया करो, बहुत सारी चीजें खंगाल करके लाता हूं आप लोगों के लिए। और दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक है महाराजा एक्सप्रेस भारत की। और आज उसी एक्सप्रेस से मथुरा के वृंदावन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और शाम 5 बजे वो दिल्ली लौट गई। देश के सभी स्टेशनों पर अब कुल्हड़ में मिलेगी चाय। अच्छी बात है, कुल्हड़ में चाय मिलेगी। हमारी पुरानी संस्कार संस्कृति भी यही रही है। और रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने आज इसकी शुरुआत भी कर दी। पाली से, पाली उनका गृह नगर भी है, पाली के ही वो रहने वाले हैं। आज वहां पहुंचे, महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की और स्टेशन की जो सूरत है वो बदलने का उन्होंने वादा जो है वो जनता से किया है। फोटो भी दिखाई है कि बहुत जल्दी पाली का जो रेलवे स्टेशन है वो बिल्कुल आपको आधुनिक मॉडल में नजर आएगा। बकरी लायक है क्या बांसवाड़ा के उन मासूम बच्चे?
क्या पता जय सिंह भाई, अभी ये खबर कहीं भी, मैंने पहले भी इसको लेकर के कहा था, अभी भी कह रहा हूं, बकरी और इनको मुद्दा बनाया गया था। बाकी मेरे ख्याल से किसी सरकार ने बकरी जो है वो मुआवजे के तौर पर नहीं दी थी भाई, नहीं दी थी। अब ये सोशल मीडिया की उपज है या किसकी उपज है वो आप और हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन सरकार ने तो कोई बकरी मुआवजे में नहीं दी थी यार। ये तो मैं कह सकता हूं, सरकार ने तो 13-13 लाख रुपए हैं, है ना, उस गांव के लिए विशेष पैकेज भी जारी कर दिया था। बकरी वाला सिस्टम तो कहीं नहीं आया था। और हम सोशल मीडिया के इतने पिछलग्गू हो गए कि बस उसी के आधार पर सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये राष्ट्र लेवल की बड़ी खबरें थी। अब बात कर लेते हैं खेलों की। तो टीम इंडिया कल बांग्लादेश को हरा करके एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है और आज फाइनल की रेस में बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुकाबला है। जो यहां जीतेगा वही 28 तारीख को भारत के साथ में फाइनल खेलेगा। अभी पाकिस्तान की हालत खराब है, जैसा हमारे दर्शक जो हैं वो स्कोर हमें बता रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान की जो हालत है वो खराब है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है सर। इसके अलावा 2 अक्टूबर से वेस्ट इंडीज के साथ 2 टेस्ट मैचों की शुरू जो है वो शुरू होने वाली है। उसके लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, जबकि रविंद्र जडेजा जो है वो उप कप्तान रहेंगे। ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण इसमें नहीं रहेंगे, तो ध्रुव जुरेल जो है वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा एक और विकेट कीपर है जिनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं भाई साहब प्रदेश लेवल की खबरों पर। राजस्थान सरकार क्या कर रही है, राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। 2 साल लगभग इस सरकार को होने हैं। 2 साल में इस सरकार ने किया क्या, या सिर्फ भजन भोजन भाषण और भ्रमणी चलता रहा। करेंगे सारे मसलों पर बातचीत, और बेबाक तरीके से करूंगा और निष्पक्ष तरीके से करूंगा। जुड़ते चलो और शेयर करते चलो। प्रदेश में जनता की सेवा के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए इन दिनों चल रहे हैं शिविर, और नाम दिया गया है शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर। ठीक है, अच्छी सोच के साथ में मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की कि भाई जनता को ना भटकना पड़े, कैंप लगा करके, और मजा भारत पाकिस्तान मैच में आता है। हाँ पूर्ण भाई, ये तो सही बात है। वो एक ऐसा लगता है जैसे राइवलरी जो कॉन्टेस्ट है ना, वो मैन टू मैन फेस टू फेस लगता है ना, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। ये तो सही बात है। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान सरकार के पास तो पैसे ही नहीं है जय सिंह भाई। केंद्र सरकार तो लगातार एडवांस पैसे दे रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं, केंद्र सरकार से जब भी जो भी राज्य सरकार ने मांगा है, केंद्र सरकार ने तो दुगना करके दिया है। अब इस पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, यह पैसा ढंग की जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा, यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी देखने नहीं आएगा। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, राज्य सरकार को अपना काम करना चाहिए, और राज्य सरकार का काम बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है, यह सच्चाई है। ठीक है, चलिए। तो प्रदेश में जनता की सुविधा के लिए शिविर चल रहे हैं भाई साहब। ये शिविर सिर्फ मजाक बन करके रह गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुल करके कह रहा हूं, मैं बहुत सारे शिविरों में जा रहा हूं, चुपचाप निरीक्षण करके आ जाता हूं, देख करके आ जाता हूं कितने अधिकारी वहां मौजूद हैं, किस तरीके की जनता के काम हो रहे हैं। और हकीकत बात यह है कि सरकार के प्रभारी मंत्री और मंत्री भी जब जाकर के बीडी टाटू करें, तुम लोग बीजेपी के अंधभक्त हो, जिससे मैं कहना चाहता हूं तुम बीजेपी के गुण गाते हो। किसानों के असली दुश्मन ही गोदी मीडिया है। आज हर नागरिक जागरूक हो चुका है। अगर जागरूक ही हो जाते ना, तो अच्छे और बुरे की परख हो जाती मेरे भाई। ये अंधभक्त वाले है ना, ये सोशल मीडिया की उपज वाले जो शब्द हैं, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, देश बिक गया, अगर आप में बुद्धि होती, पढ़े लिखे होते, विवेक होता ना आप में, तो ये नहीं कहते। ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये सारे कैंप जो हैं वो मजाक बन करके रह गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीम का थाना में जब मंत्री संजय शर्मा पहुंचे, बुरे हालात मिले, कलेक्टर को फटकार लगाई, अधिकारी मोबाइलों में व्यस्त थे और जनता के काम नहीं हो रहे थे। ऐसा ही एक मामला और आया है बूंदी के नैनवा से।
प्रभारी मंत्री हीरालाल नगर औचक निरीक्षण करने जब पहुंचे तो आप ताज्जुब करोगे, ना तहसीलदार था, ना पटवारी था, ना अन्य विभागों के अधिकारी थे। जनता दर दर की ठोकर खा रही थी। तुरंत इतना गुस्सा आया हीरालाल नगर को, उन्होंने कलेक्टर को फोन किया कि जब मेरे सामने ये हालत है तो समझ में ये नहीं आता कि जिन शिविरों का निरीक्षण ही नहीं हो पा रहा उनकी स्थिति कितनी खराब होगी। सही बात है, ये स्थिति खराब है। मैं जब अधिकारियों से बात करता हूं इस बारे में तो वो ये कहते हैं, अजय जी सरकार के द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन था ये, सरकार ने इन शिविरों को लेकर के पहले से कोई तैयारी नहीं की। क्या अलग कर रहे हो आप मुझे बताओ। अगर इन अधिकारियों को और कर्मचारियों को काम करना होता तो ये तो अपने ऑफिस में बैठ करके भी कर लेते। ऐसे शिविर और कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं थी आपको। अगर इनकी इच्छा शक्ति होती ना काम करने की तो ये तो जिस चीज की तनख्वाह इनको मिल रही है, जिस ऑफिस में बैठे हैं ना, वहीं काम कर लेते। बल्कि आपने इनको इतना आजाद कर दिया, आराम से कूलर लगा करके शिविर के नाम पर उल्टा ये मटर गश्ती कर रहे हैं। अधिकारी ऑफिसों में नहीं बैठ रहे, शिविर के नाम पर गायब, कर्मचारी शिविर के नाम पर गायब, और जब शिविर में पहुंचते हैं तो ये वहां भी नहीं मिलते। मजाक बनकर के रह गए शहरी और ग्रामीण शिविर। सरकार इस बात को माने या ना माने, आपके 2 मंत्रियों ने अभी आपकी पोल खोल दी। पहले नीम का थाना में संजय शर्मा ने, और अब हीरालाल नगर ने बूंदी के नैनवा में। कोई अधिकारी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, जनता भटक रही है। तो फिर काय को शिविर लगाया था आपने? क्यों जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हो आप लोग? ये स्थिति है और ये हालत है इन शिविरों की। डिमांडेबल काम जो है वो तो हो ही नहीं रहे। तुम सोच रहे हो आज ही सड़क बन जाए, तुम सोचो आज ही सारा काम हो जाए ना। छोटे मोटे आपके जो काम हैं वो जरूर हो सकते हैं, बस बाकी कुछ भी काम नहीं हो रहा इन शिविरों में। ठीक है, आगे चलते हैं। और नागर ने ग्रामीण शिविर का जब औचक निरीक्षण किया तो ये हालात मिले उनको। ठीक है, और कहा जब मेरे सामने ये हालत है तो जिन शिविरों का निरीक्षण नहीं हो रहा उनकी स्थिति कितनी बुरी होगी, मैं इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजूंगा। भेजिए और दिखावा मत करिए शिविरों के नाम पर। जनता का कोई काम इन शिविरों में नहीं हो रहा। छोटे मोटे आपके जो काम है, ये प्रमाण पत्र बनना है, कोई स्वीकृति लेनी है, ये काम हो रहे थे, ये तो पहले भी हो सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में बांसवाड़ा पहुंचे और प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। जनता को संबोधित किया सीएम भजनलाल शर्मा ने किया, और सीएम ने कहा प्रदेश सौर ऊर्जा में आज पहले स्थान पर है, और प्रधानमंत्री से कहा कि आप जब भी आते हैं सौगातें लेकर के आते हैं। दिवाली से पहले जनता को बचत उत्सव मनाने का एक तोहफा आपने जीएसटी रिफॉर्म में बदलाव करके दिया है। दौसा के बांदीकुई के बागड़ी का बास गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच में फायरिंग हो गई। इसमें दौरानी और जेठानी दोनों को गोली मारी गई, जिसमें देवरानी की मौत हो गई, यानी एक महिला की मौत हो गई। बसवा उपखंड के इस गांव में 4 अन्य लोग भी घायल हुए फायरिंग में। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 लोगों को और मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी को हिरासत में लिया है। मृतक महिला कैलाशी देवी की मौत के बाद में आक्रोशित लोगों ने बसवा थाने के बाहर शव रख करके प्रदर्शन किया। 3-4 मांगे थी उनकी। 5 घंटे तक प्रशासन से वार्ता होने के बाद में कुछ मांगों पर सहमति बनी और उसके बाद जाम खोला गया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान को 2 वंदे भारत समेत 1 एक्सप्रेस ट्रेन और दी है, यानी 3 बढ़िया ट्रेनों की सौगात आज राजस्थान को मिली है। शेयर कम कर रहे हो, बहुत कम लोग नजर आ रहे हो। जुनेद खान जी कह रहे हैं शिविर में बढ़िया कूलर पंखे की हवा है। लाइव भाई साहब, जनता परेशान है। बिल्कुल, मैंने तो देखा है, मैं तो देख करके आता हूं भाई साहब, छोड़ता नहीं हूं मैं। हाँ, इन चीजों को सरकार किसी की भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्ता में है जिम्मेदारी उसकी बनती है, और मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है जो सत्ता में है जिम्मेदारी उसकी बनती है, सवाल जवाब उसी से करने चाहिए। ठीक है ना। तो शिविरों की जो हालत है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बल्कि सरकार के मंत्रियों को भी पता है। और
अधिकारी तो खुद इस बात को कह रहे हैं कि साहब जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था, सरकार ने इसको लेकर के पहले कोई तैयारी नहीं की, इसलिए ये समस्या आ रही है। ठीक है, आप शेयर कम कर रहे हो भाई साहब, बहुत कम लोग जुड़े हुए हो, वरना 200-250 आराम से होते हैं। न्यूज 7 राजस्थान पर भी लाइव चल रहे हैं, मेरा जो पेज है उस पर भी लाइव चल रहे हैं, यूट्यूब पर हम लाइव नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दबा करके एक बार शेयर कर दो अपने बड़े बड़े ग्रुप जितने भी है, चाहे वो व्हाट्सएप का है चाहे आपका फेसबुक का पेज है, लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दो, लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे और शेयर होता चला जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। और आपको मैं बता देता हूं, आज जो ट्रेनों की सौगात राजस्थान को मिली है, एक वंदे भारत ट्रेन जो है वो बीकानेर से दिल्ली, दूसरी जोधपुर से दिल्ली कैंट, और एक एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। इसके अलावा एक एक्सप्रेस ट्रेन उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच में चला करेगी। तो जब भी कनेक्टिविटी बढ़ती है तो आप भी जानते हो कि अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है और लोगों के आवागमन की जो सुविधा है वो भी बढ़ती है। चेतन मोदी जी कह रहे हैं अजय सर पानी की कमी कब दूर होगी? बिल्कुल भाई, उसी मुद्दे पर आने वाला हूं। गंगापुर की पानी की नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर आज मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। एक टीचर 32 साल से फर्जी डिग्री पर नौकरी करता रहा और किसी को पता नहीं चला। 32 साल, और पता कब चला? जब वो रिटायर होने वाला था 7 दिन में, 7 दिन बाद रिटायर होने वाला था, उससे 7 दिन पहले ही ये पता चला कि इसने 32 साल नौकरी जो है वो फर्जी डिग्री के आधार पर कर ली। अब क्या करोगे तुम? अब कहां करोगा? 32 साल नौकरी कर ली वाने तो, जे पैसा कमाना जे कमा लिया, जो जेब में धरना हो जे धर लियो, मास्टर 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 की सारी इज्जत कमा ली वाने, और तुमको 32 साल लग गा पतो करवा में कि साहब फर्जी डिग्री ले और जब यानी मास्टर की नौकरी हासिल करी। मामला टोंक का है। जी हां, मैं आपको बता देता हूं कि टोंक जिले से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीएड की फर्जी डिग्री से 32 साल पहले नौकरी हासिल करने वाले कृष्ण चंद्र जैकवाल 1993 में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में वो शामिल हुए और टीचर बन गए, प्राइमरी टीचर बन गए। वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलासपुर में वो वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। 1 महीने पहले ही किसी ने एसओजी को शिकायत कर दी। एसओजी ने जांच की कि भैया इसकी डिग्री कहां है, कहां की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली, अंक तालिका वहीं की थी। जब कन्फर्म किया तो पता लगा ना तो वो डिग्री लखनऊ यूनिवर्सिटी की थी, ना वो अंक तालिका लखनऊ यूनिवर्सिटी की थी। ठीक है, एसओजी ने इसके बाद में जांच की और फिर अब जाकर के ये मामला खुला। और अब जो है मैं आपको बता देता हूं कि जांच के बाद जिला परिषद टोंक ने जिला जो नियुक्ति आदेश हैं वो रद्द कर दिए हैं और आरोपी शिक्षक से पूछताछ की जा रही है। पूछते रहो, करते रहो, उसने तो कर ली नौकरी जो करनी थी वो। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना भ्रष्टाचार है यार इस देश में, ताज्जुब की बात है। भरतपुर, जयपुर, आगरा एक और मामला आया है, देखो तुम जोरदार। एक्सीडेंट होता है तो आती नहीं है, हमारी टीम की ओर से किराया की गाड़ी करके ले जाना पड़ता है चिकित्सालय गंगापुर सिटी। पुष्पेंद्र मीनापाड़ा, टाइगर युवा टीम, विधानसभा पीके में। अच्छा, अंदर एम्बुलेंस सुविधाओं का नहीं, एम्बुलेंस सुविधाएं तो पहुंचती होंगी सर, ऐसी तो कोई शिकायत हमारे पास पहले कभी नहीं आई है। कोई बात नहीं भाई साहब, कमा के खाने दो, जुनेद जी कह रहे हैं। चलिए आगे, ऐसे ही एक और खबर आई है, देखो, है ना, बंटी और बबली फिल्म की स्टाइल में। भरतपुर, जयपुर, आगरा नेशनल हाईवे पर एक आदमी सेल टैक्स का अधिकारी बनकर के ट्रकों को रुकाता, कागज चेक करता और फिर उसके बाद में उनसे वसूली करता था। किसी ट्रक ड्राइवर ने उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद में सोशल मीडिया पर डाल दिया। शेयर करते चलो यार दबा करके, अभी तो बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करूंगा मैं आपसे। और सोशल मीडिया पर डालने के बाद में हड़कंप मच गया, कौन है क्या है। सेवर थाना पुलिस मौके पर भी पहुंची। पहले तो वो खुद को एएसपी बताता रहा, फिर कुछ पुलिस कर्मियों को फोन मिलाता रहा, फिर खुद को सरपंच बताता रहा और बात ही बातों में फरार और हो गया बंदा। बात ही बात करते करते पुलिस को उलझा करके और फरार भी हो गया।
सेवर थाना पुलिस ने कही हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ये हमारे डिपार्टमेंट का आदमी है। अब पता नहीं उसको पकड़ा कि नहीं पकड़ा, मैंने तो जो जानकारी जुटाई उसके मुताबिक यह है कि उसको पकड़ तो लिया है और पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, कितनी उसने वसूली करी है वो है। देखो कैसे कैसे ब्लफ मास्टर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सवाईमाधोपुर और टोंक जिलों की सीमा पर बने ईसरदा बांध परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना पर 1876 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च किए हैं और ईसरदा बांध में 253 आरएल मीटर जल संग्रहण होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने टोंक जिले को कई सौगातें आज दी हैं। इस बांध के 14 गेट सवाईमाधोपुर और 14 गेट टोंक जिले में हैं। पहला बांध है जो 2 जिलों की सीमा में आता है और बीसलपुर के बाद जिले का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और ये 2013 में स्वीकृत हुआ था। तब लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए की इसकी लागत थी। बढ़ता रहा, बार बार बढ़ता रहा, बार बार बढ़ता रहा, लेकिन उसके बाद में अब जब सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार आई उसके बाद इसके काम में तेजी आई है और तेजी आने के बाद में अब इसका काम लगभग पूर्ण हो गया है। तो बहुत सारे जिलों को इससे सौगात भी मिलेगी, पीने का पानी भी मिल पाएगा। क्या आपका चैनल सोशल मीडिया नहीं है क्या? सोशल मीडिया सभी लोगों को जागरूक कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने देश में अंधविश्वास फैलाता है। पूर्ण भाई, सोशल मीडिया में और चैनल में फर्क होता है। पर्सनल पेज पर जाकर के बकवास करना, उस पर किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाना, किसी चीज को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देना, इसको आप सही मानते हो कि गलत मानते हो? गलत है ना। उसको हम सोशल मीडिया की कैटेगरी में रख सकते हैं। हमारा चैनल तो चलो रजिस्टर्ड है और चैनल है, मीडिया के नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। लेकिन आप और हम भी इस बात को जानते हैं पूरन भाई कि जो आग और जो तबाही मचा रखी है ना सोशल मीडिया के कुछ अलग तरीके के लोगों ने, नेगेटिव विचार वाले लोगों ने, ये समाज में फिर बेमनस्यता भी पैदा कर रहे हैं, गलतफहमियां भी पैदा करते हैं। कई बार सोशल मीडिया का सदुपयोग हो अच्छी बात है, दुरुपयोग हो तो वो फिर जीव का जंजाल भी बन जाता है कई बार, ठीक है ना। तो वो चीज है। आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर के ईसरदा बांध जो है इसकी सौगात अब लोगों को मिल गई है। पानी का कलेक्शन भी होगा, भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा और बाकी इससे दौसा जिले तक भी जो है आगे पानी बढ़ेगा और फिर इसको ईआरसीपी परियोजना से भी जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं प्रदेश में मानसून की स्थिति क्या है। तो मानसून हो गया अलविदा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। यानी मानसून अब राजस्थान से जा चुका है और ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से भी अब धीरे धीरे जो मानसून है वो विदा हो जाएगा। आज से अधिकांश जिलों में अब गर्मी बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की खबर जरूर आई थी। श्री गंगानगर में तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है अधिकतम। रात में हल्की सर्दी पड़ने लगी है लेकिन दिन में धूप बहुत तेज है, ठीक है, और इससे मौसमी बीमारियां भी अब बढ़ रही हैं। तो अभी गर्मी बढ़ेगी लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 27 तारीख से थोड़ा सा एक मानसून बनेगा। पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी मानसून अब राजस्थान से अलविदा हो चुका है और इस बार बारिश अन्य सालों की तुलना में शायद 60% या 62% अधिक बरसात हुई है इस बार मानसून में राजस्थान में, ठीक है सर। आगे चलते हैं और जोधपुर के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील की पोल खुल गई और पोल खोली खुद बच्चों ने। और किसके सामने खोली? खुद मंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने। मदन दिलावर जो है सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। खाना कैसा मिलता है, क्वालिटी क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। बच्चों ने कह दिया आज तक हमको सब्जी नहीं मिली, सिर्फ दाल मिलती है, जबकि सरकार के मेन्यू में दाल के साथ साथ सब्जी भी है और सब्जी का पैसा भी सरकार देती है। मंत्री ने जब बच्चों से पूछा कि आपको आज तक सब्जी नहीं मिली, बोले साहब आज तक ही सब्जी नहीं मिली, केवल दाल मिलती है पतली सी। तो कुछ शिक्षक जो है ना पीछे से वो चुप भी करवा रहे थे, चुप हो जाओ, ऐसा नहीं कहना, पाप तो सब छुपाएंगे। मंत्री को गुस्सा आया, तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए कि जब सरकार पैसा दे रही है तो फिर बच्चों को सब्जी क्यों नहीं मिल रही है। शिक्षा मंत्री महोदय, आपकी ये योजना चाहे आपकी है चाहे अब से पहले की सरकारों की ये योजना है, ये योजना ही बकवास है। इसमें पहले भी भ्रष्टाचार था, इसमें आज भी भ्रष्टाचार है।
आपने बेवजह टीचरों को इस योजना के अंतर्गत एंगेज कर रखा है। ठीक है, इसकी बजाय तो आप कुछ और करते ना अलग शिक्षा के क्षेत्र में, तो ज्यादा बेहतर होता। माँ बाप अपने बच्चों को खाना अच्छा खिला सकते हैं, कुछ और आप अगर योजना चलाते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं इतना कह सकता हूं, मिड डे मील योजना में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरी बात, आपने पैसा भी नहीं बढ़ाया। जो पैसा अनुदान पहले मिल रहा था वही अब मिल रहा है, जबकि पहले सिर्फ दाल का प्रोसीजर था, अब आपने उसमें सब्जी घुसेड़ दी, तो फिर पैसा भी बढ़ाओ ना। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, उतना पैसा आप दे नहीं रहे और फिर कह रहे हो नहीं साहब दाल भी मिलनी चाहिए, सब्जी भी मिलनी चाहिए, दूध भी मिलना चाहिए, अंडा भी मिलना चाहिए। तो चोरी करना तो आप खुद सिखा रहे हो, सरकार खुद चोरी करना सिखा रही है। 3 रुपए के समथिंग जो है वो मिलता है और उधर 6 रुपए मिलता है। कितना दे दोगे आप? 3 रुपए में 6 रुपए में कितना पोषण करने वाला भोजन दे दोगे इन बच्चों को? एसी कमरों में बैठ करके योजनाएं बना देते हो, फिर जनता जाए भाड़ में और फिर उसमें भ्रष्टाचार होता है। चोरी करना तो सरकार खुद सिखाती है अधिकारियों को। क्या सेंस है इस योजना से? क्या बच्चे पहले भूखे मर रहे थे? क्या कुपोषण का शिकार हो रहे थे? आपने कौन सा पोषण दे दिया इन बच्चों को? कौन ने क्वालिटी जांच करी है कि भाई साहब दूध कितने किस लेवल का आ रहा है, फल किस लेवल के आ रहे हैं, दाल किस लेवल की आ रही है? किसने चेक करा? किसने चेक करा? तो फिर क्यों चला रहे हो इस योजना को? जो आप साइकिलें दे रहे हो उसकी कंडीशन भी जनता को पता है, बच्चों को पता है किस क्वालिटी की साइकिलें आप बांट रहे हो। जो ड्रेस आप बच्चों को दे रहे हो वो भी पता है बच्चों को और पेरेंट्स को, किस क्वालिटी का कपड़ा आप उसमें दे रहे हो, कितनी सिलाई दे रहे हो, किस क्वालिटी की सिलाई हो रही है। जिस दिशा में चलना चाहिए ना उस दिशा में नहीं चलते। वोट बैंक की राजनीति होती है, कैसे मन लुभावन जो है, लोक लुभावन घोषणाएं की जाएं, लोक लुभावन घोषणाओं से वोट हासिल किए जाएं, बस ये उद्देश्य है हर सरकार का। ये तो अच्छा है वो बच्चे डरे नहीं, उन्होंने खुद कह दी, बोले साहब सब्जी नहीं मिलती दाल मिलती है, देख लो अब आप। ठीक है, आगे चलते हैं। और गंगापुर सिटी से जुड़ी हुई एक राज्य लेवल की बड़ी खबर आई है। गंगापुर सिटी के नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे, आपको याद होगा, प्रकाश अग्रवाल जी, उनकी हत्या हुई थी। शेयर करते चलिए। और पूर्व पालिका अध्यक्ष जो है प्रकाश अग्रवाल, उनके हत्यारों को आज हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मामले में आरोपी शिवचरण, राजेश और राहुल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने 10 वर्षों से ज्यादा न्यायिक हिरासत को ध्यान में रखते हुए इनको जमानत दी है। आपको याद होगा ये घटनाक्रम 9 जून 2015 का है ना, जब पूर्व चेयरमैन को गोली मारी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाई साहब करौली की। करौली में माध्यमिक शिक्षा, चलो ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, छोड़ो, है ना। मामचारी थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थ के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहन मीणा चरीकाहर मामचारी का रहने वाला है और इसके पास से 2 किलो 24 ग्राम विस्फोटक सामग्री पुलिस ने बरामद की है। गंगापुर मोड़ से कैला देवी तक कितने किलोमीटर का रास्ता है? 17 किलोमीटर का। ठीक है, गौर करना और शेयर करना। और जनता से भी कह रहा हूं, इतने भी मुर्दे मत बनो कि सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, रोजाना आप समस्या झेल रहे हो, उसके बावजूद भी आप ऑब्जेक्शन नहीं करते, उसके बावजूद आप आवाज नहीं उठाते हो। कैला देवी कितना बड़ा आस्था का धाम है, लक्खी मेला लगता है, सरकार बजट देती है, पुलिस प्रशासन चौक चौबंद हो जाता है, होता है कि नहीं होता? कैला देवी हिंदुस्तान में आस्था का कितना बड़ा केंद्र है। कभी सड़क देखी आपने? गंगापुर मोड़ से लेकर के और कैला देवी तक की 17 किलोमीटर का जो सफर है आप कैसे तय करते हो? पैदल यात्री भी जाते हैं, अलग अलग राज्यों से भी यात्री आते हैं, बस जीप सब टेम्पू सब दौड़ते हैं, और सड़क की हालत क्या है? क्या हालत है? और भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, मनमानी कितनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। 2017 में 25 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे इस सड़क के लिए। मॉडल सड़क इसको बनाया जाना चाहिए था, यह प्रस्ताव हुआ था। आज चल रही है 2025, 8 साल हो गए। ठेकेदार ने अपनी मनमानी करके जैसी उस पर सड़क बनी वैसी बना दी,
उस ठेकेदार पर पेनल्टी प्रशासन ने लगा दी, मगर ठेकेदार बस में नहीं आया और ये सड़क 8 साल के बाद भी आज तक नहीं बन पाई, गंगापुर मोड़ से लेकर के कैला देवी तक। शर्म नहीं आती सरकारों को? शर्म नहीं आती वहां के जनप्रतिनिधियों को? शर्म नहीं आती वहां के प्रशासकों को? पानी की व्यवस्था कर दी, छाया की व्यवस्था कर दी, टेंट की व्यवस्था कर दी, सड़क तुम पे बन ना रही। 2017 का एक प्रपोजल था, 2017 में राशि स्वीकृत हो चुकी थी, उसके बावजूद आप पर 17 किलोमीटर की यह सड़क नहीं बन पाई। क्यों चुप बैठे थे? पेनल्टी लगा दी ठेकेदार पर। वो ठेकेदार ना बदो तुम पे, और भाड़ में गया वो ठेकेदार। विभाग ने क्या करा, पीडब्ल्यूडी ने क्यों नहीं बनाई इस सड़क को? ये स्थिति है, पूरी सड़क तहस नहस हो चुकी है, टूट चुकी है, पैसा गला गुप्प हो गया, गारंटी सब खो गई, ठेकेदार अपनी मनमानी करके चला गया, और गंगापुर मोड़ से लेकर के कैला देवी तक की ये सड़क जो है, जो 2017 में 25 करोड़ रुपए की स्वीकृत हुई थी, आज 8 साल बाद भी दुर्दशा का शिकार है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह फैसला जनता को करना है। आगे चलते हैं। और सपोटरा थाना क्षेत्र में 2 दिन में अवैध खनन के खिलाफ 5 बड़ी कार्रवाइयां पुलिस ने की है। खनन विभाग और राजस्व विभाग की टीमों ने मिलकर के संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। हाड़ौती के बनास नदी के किनारे 2790 टन बजरी का स्टॉक पुलिस ने जब्त किया है। और लांगरा पुलिस और मामचारी पुलिस ने भी चेजा पत्थर से भरी हुई ट्रॉलियां जब्त की हैं। वहीं विस्फोटक सामग्री भी खनन के लिए लाई जाती है ना, ब्लास्ट करने के लिए, उनको भी जब्त किया है। और इसके अलावा बिना नंबर की हाइड्रा मशीन और कंप्रेसर मशीन को भी पुलिस ने जब्त किया है। शेयर करते चलो, बहुत कम लोग नजर आ रहे हो मेरे भाई, उतने नहीं पहुंचे जितने पहुंचने चाहिए, और फिर कहते हो कि साहब हम खबरनामा का इंतजार करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। सवाई माधोपुर की बात कर लेते हैं। चौथ का बरवाड़ा के एचेर गांव में सरकारी विद्यालय के गेट पर आज स्टूडेंट्स ने ताला जड़ दिया, प्रदर्शन किया। ऐसी क्या नौबत आ गई कि विद्यार्थियों को ही अपने स्कूल के गेट पर ताला जड़ना पड़ा? मामला यह था, अभी हाल ही में जो प्रिंसिपलों की तबादला लिस्ट आई थी, सूची आई थी, जंबो लिस्ट थी, 4000 से ज्यादा प्रिंसिपलों के तबादले हुए थे। उसके अंतर्गत एचेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी कविता अवस्थी, उनका भी तबादला हो गया। इसको लेकर के परिजन और बच्चे आक्रोशित नजर आए। मामला सिर्फ एक यही नहीं था कि साहब प्रिंसिपल का तबादला हो गया, मामला यह था, आज बच्चे खुल करके बोले, और मामला यह था कि साहब पहले से ही हम दर्द झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, और विपरीत परिस्थितियों में इस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। गणित का टीचर नहीं, 4 लेक्चरर जो थे व्याख्याता, उनकी पोस्ट खाली पड़ी है, स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, हादसा हो सकता है, उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में हम यहां पढ़ रहे हैं। और अब आपने एक और कार्ड, वो कहते ना कौड़ी में खाज का काम कर दिया कि हमारी जो प्रिंसिपल थी उनका भी तबादला कर दिया। आखिर हमारी शिक्षण व्यवस्था को सुधारेगा कौन? इन हालातों को कौन सुधारेगा? इसी से नाराज होकर के आज विद्यार्थियों ने ताला जड़ दिया। मांग एक ही थी, पहले तो प्रिंसिपल का तबादला निरस्त करो, खाली पदों को भरो, और जो विद्यालय की जर्जर इमारत है इसका निर्माण करवाओ। बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद दूंगा बच्चों आपको कि ये जो समझदार लोग हैं ना, बड़े लोग हैं, ये तो मुर्दा हो गए, कम से कम आपने तो स्टेप उठाया, आपने तो अपने हक की लड़ाई लड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। और भरतपुर रेंज आईजी कैलाश बिश्नोई आज जिले के सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहे। पुलिसकर्मियों की बैठक उन्होंने ली है, पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिले के तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी बैठक लेकर के समीक्षा बैठक ली और जानकारी हासिल की है। साइबर अपराध और लंबित मामलों पर फोकस करने का निर्देश आईजी रेंज जो है भरतपुर आईजी रेंज ने दिए हैं कैलाश बिश्नोई जी ने। आगे चलते हैं। चौथ का बरवाड़ा तहसील के भगवतगढ़ कस्बे में घर के बाहर एक बुजुर्ग का शव पेड़ से झूलता हुआ मिला। सुबह का यह घटनाक्रम है। मृतक धनपाल मीणा 55 साल का था और अपने घर में अकेला रहता था, और सुबह उसके भाई जगराम ने उसका शव जो है फंदे पर झूलते हुए पेड़ पर
पाया, पुलिस को सूचना दी गई और बताया उसने कि पारिवारिक रंजिश चल रही है साहब, रास्ते को लेकर के, जमीनों को लेकर के विवाद चल रहा था और उसी के तहत इसकी हत्या की गई है, लेकिन किसी ने कोई मामला या मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। गडार को रास्ता कहते हैं अजय जी, जिस गांव का नाम ही गडारों से गंडाल नाम पड़ा हो उस गांव में रास्ता नहीं है, अर्थात अतिक्रमण नाश की जड़ है। पूरन भाई, गंडाल के बहुत सारे मसले हैं जो मेरे पास में आए हैं। एक तो कोई सामुदायिक भवन का आपका मामला है, एक कोई यूं के साहब बिजली विभाग ने जबरदस्ती जो है वो 11 kV की लाइन डाल दी, और मैंने ये दोनों समस्याएं उच्च अधिकारियों को भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान उन्होंने नहीं लिया। और उसका कारण ये है, आप भी इस बात को जान रहे हो पूर्ण भाई, जनता जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाएगी, और जिस दिन जनता ताकत दिखा देगी भाई साहब, नीचे से ऊपर तक प्रशासन हिल जाता है। गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जनता को तो खड़ा होना पड़ेगा। मीडिया तो सिर्फ मीडियम का काम कर सकता है, हम तो आपकी आवाज उठा सकते हैं, अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। मैं तो फिर भी व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करता हूं अधिकारियों से। और एक समस्या और है, अब गंडाल के बारे में जब मैंने एक्सीएन को भेजा था ना, तो एक्सीएन साहब का जवाब आया, बोले अजय जी इनका तो एक्सीएन ही बॉडी लगता है, तुम्हारा तो एक्सीएन बिजली विभाग का बॉडी बैठता है, तुम्हारा एएसपी बॉडी बैठता है, तुम्हारे बहुत सारे डिपार्टमेंटों को तो बॉडी भेज दिया, अब लगाओ चक्कर, देखो तुम क्या फैसला है। बामनवास गंडाल की जनता कहां जाएगी? बॉडी नजदीक है कि गंगापुर नजदीक है? क्या मजाक किया जाता है यार जनता के साथ, बताओ आप। क्योंकि भोगना जनता को है, ये तो एसी कमरों में बैठ करके फैसला देते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते, हटाओ, हमें क्या लेना देना, बाहर में जा तू। ये स्थिति है। बामनवास के लोगों को सबसे ज्यादा इस समस्या, आपका पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है ना बामनवास का, उसका जो एक्सीएन है वो भी बॉडी बैठता है। मुझे आज तक बामनवास की सड़कों का ब्यौरा इसीलिए नहीं मिल पाया, क्या करूं अब, या तो मैं बॉडी जाऊं वहां जाकर के मालूम करूं। तो स्थिति वास्तव में खराब है बामनवास की, और बामनवास की जनता कोई मुद्दा कोई समस्या नहीं उठाती, और बामनवास की क्या सब जगह की स्थिति यही है। जनता इतनी मुर्दा हो गई, बस भाई भतीजावाद, जातिवाद, समाजवाद, धर्मवाद में ऐसी खोई हुई है, बामे तो तुरंत सोशल मीडिया पर सब आ जाए, हाँ बामे तो सब बयानवीर बन जाते हैं फिर। ठीक है सर, आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं गंगापुर सिटी की। शेयर करते चलो दबा करके, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हुआ है और आगे करवाएंगे। गंगापुर में सबसे बड़ी समस्या इस समय बनी हुई है पानी की। 3-3 दिन में, 4-4 दिन में पानी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। कई इलाकों में गंदा पानी भी आ रहा है। गंदे पानी का तो चलो टीम बना करके डे बाई डे निस्तारण भी कर रहे हैं, मैं भी फीडबैक लेता रहता हूं अधिकारियों से कि सर आज टीम कहां पहुंची है, आज टीम कहां पहुंची है, कितनी जगह का निस्तारण हुआ है, क्योंकि लीकेज की वजह से या किसी और कारण की वजह से चलो गंदा पानी आ रहा है। अब कह रहे हैं कि साहब पानी की सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही, 3-3 दिन में पानी आ रहा है, 4-4 दिन में पानी आ रहा है, सही बात। अधिकारी कहां से दें पानी, कहां से दें? जितना पानी अधिकारियों को उपलब्ध हो रहा है, अधिकारी उसी को एडजस्ट करके और आपको सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल जो हमारे पहले के पुराने के जो पंप हाउस चल रहे हैं ना, टोक्सी से पानी आ रहा है कि और कहीं से पानी आ रहा है, उसी पानी को 3-3 दिन में, 4-4 दिन में आपको सप्लाई किया जा रहा है। कारण यह है कि जिन्होंने आपको बड़े सपने दिखाए और जिन्होंने झोली फैला करके और चंबल के पानी के नाम पर आपसे वोट मांगे, सवाल उनसे पूछो। बहुत खुलकर के कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, जिन्होंने चंबल के पानी के नाम पर आपसे वोट मांगा, जिन्होंने चंबल के पानी का आपको सपना दिखाया, सवाल उनसे करो। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया और उसके बाद वर्तमान विधायक रामकेश मीणा। चंबल परियोजना लाया कौन था, इस पर काम किसने किया? पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की जब सरकार थी, विधायक मान सिंह गुर्जर जी थे। अच्छी सोच के साथ में, अच्छी योजना के साथ में आपने चंबल परियोजना का पानी गंगापुर सिटी पहुंचाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का हिसाब दो। हिसाब या तो जौनप्रिया जी देंगे जो सांसद रहे, या वर्तमान विधायक रामकेश मीणा देंगे
जो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, मेरे हर इंटरव्यू में पुराने के इंटरव्यू उठा करके देख लेना, जब रामकेश जी ने इस बात को कहा था, अजय जी 10 मोटर पंप नए लगने वाले हैं, गंगापुर को 18 एमएलडी पानी मिलेगा, 30 एमएलडी पानी मिलेगा, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। 2 साल निकल गए उन बातों को। कहां है वो 15 करोड़ रुपए, कहां है वो 10 मोटर पंप? ये सवाल मैं जनता के वियाप पर आपसे पूछ रहा हूं रामकेश जी। आज आप उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, और ये कहकर के आप नहीं बच सकते कि मेरी सरकार नहीं है। पहले सरकार आप ही की थी, ये सरकार तो अब बनी है। ये पैसा तो आपने पहले स्वीकृत करवा लिया था। उस समय का कोई भी इंटरव्यू मेरा निकाल करके आप देख लेना, उसमें रामकेश जी ने ये क्लियर कहा है 10 मोटर पंप लगेंगे, नई पाइपलाइन डलेगी, उसके बाद गंगापुर सिटी को 18 एमएलडी और 30 एमएलडी पूरे इलाके को पानी मिलेगा, पानी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इन 2 सालों में आपने कितना चंबल इंटेक वेल का निरीक्षण किया है? पहला सवाल तो मेरा यह है रामकेश जी आपसे, इन 2 सालों में आपने मंडरायल में जो चंबल इंटेक वेल है उसका निरीक्षण कितनी बार किया? आप गए वहां? गए आप वहां? नहीं गए। आपने कभी अधिकारियों से यह पूछा कि भैया वो क्या हुआ, मैंने पैसा दिया था 15 करोड़ रुपए, कितने मोटर पंप आपने लगा दिए, कितनी पाइपलाइन बदली? पूछा आपने? नहीं पूछा। इससे पहले सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी जब सांसद थे, मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने कहा था शायद 4500 करोड़ या 4200 करोड़ रुपए मैं केंद्र से लाया हूं चंबल के लिए। कहां है जौनप्रिया जी वो आपके पैसे, और उस पैसे का उपयोग कहां हुआ था? चंबल की परियोजना में क्या सुधार किया, क्या आपने नयापन करा, वो आप जनता को हिसाब दीजिए। ठीक है। और फिर मेरा सबसे लास्ट में सवाल बनता है पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी से। सर, इसी चंबल परियोजना के नाम पर आपने वोट मांगे थे, इसी चंबल परियोजना का आपने सपना गंगापुर शहर के लोगों को दिखाया था, क्या हुआ? अब तो सरकार आपकी है, अब तो आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, आप जाते वहां, मालूम करते। आज मैंने अधिकारियों से फिर मालूम करी है कि सर ये पानी की समस्या का क्या होगा, दिवाली का बड़ा त्योहार आ रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है, पानी तो चाहिए, 3-3 4-4 दिन में पानी आ रहा है। अधिकारियों ने यह कहा है अजय जी हमें खुद नहीं पता कि चंबल से पानी की सप्लाई कब शुरू होगी। वहां जो इंटेक वेल हैं उनमें जो मोटर पंप लगे हुए हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, खराब पड़े हैं। हम क्या करें जब हमें ऊपर से ही पानी नहीं मिल रहा? इतनी बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, चंबल खूब बह करके निकल गई, और कम वक्त हम फिर भी, वो कहते हैं ना, नदी किनारे बैठे और फिर भी प्यासे हैं, फिर भी हमें पानी नहीं मिल पा रहा। जनता से मैं कहना चाहता हूं, अगर मुर्दों की तरह बैठे रहोगे और सवाल जवाब नहीं करोगे तो चुपचाप बैठे रहो, टैंकर डलवा लो, कैंपर मंगवा लो, पैसे खर्च कर लो, सीधी सी बात है। और अगर दम है, हिम्मत है, अपने हकों को समझते हो, तो इन तीनों व्यक्तियों से सवाल करना जरूरी बनता है कि सर चंबल के नाम पर हमसे ठगा क्यों गया, हमको धोखा क्यों दिया गया, और चंबल के नाम पर जो पैसा आया था, बजट आया था, वो आपने कहां लगा दिया? चंबल अब तक भी पर्याप्त मात्रा में हमें पानी क्यों नहीं दे पा रही है, और अभी आगे भी कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। मेरी आज अधिकारियों से बात हुई है, बोले भाई साहब हमें खुद नहीं पता चंबल से कब पानी आएगा, एक बूंद पानी भी चंबल से नहीं आ रहा है। ये तो भैया ये जो टोक्सी के हैं, ये तुम्हारे और जो मोटर पंप पहले के लगे हुए हैं ना ट्रेडिशनल, जहां से पहले हमको पानी मिला करता था, चूली है कि टोक्सी है, वहीं से पानी मिल रहा है और उसी पानी को सप्लाई कर रहे हैं आपको। चंबल से तो एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, और आगे कब आएगा अधिकारी खुद जवाब देने में सक्षम नहीं है कि सर आगे कब आएगा हमें नहीं पता भाई साहब, हम तो कल आ जाए ना तो कल सप्लाई दे दें। ठीक है साहब, ये पानी की व्यवस्था है जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 की महिलाओं ने आज ज्ञापन दिया था, उस मुद्दे को भी मैंने अधिकारियों के सामने रखा है, तो उन्होंने कहा कि कल मैं टीम बना करके और वहां देखता हूं अजय जी कि पानी की क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक खुशबू मैम ने हमको 2-3 दिन पहले एक मैसेज किया था, और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि साहब लाट हाउस के पीछे वाला जो छोर है, मीना कॉलोनी या कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, बोले साहब पाइपलाइन डल गई और हर घर कनेक्शन होने थे, वो नहीं हो पाए। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है।
अमृत योजना फर्स्ट फेज के तहत हर घर नल कनेक्शन हुए हैं, पाइपलाइन जब डल गई तो आपका इलाका कैसे रह गया, इस बात को भी मैंने आज अधिकारियों को बताया है। तो उन्होंने कहा कि मैं कल ही इसको दिखवा लेता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अमृत योजना में नलों में कनेक्शन नहीं हुए, घरों में कनेक्शन नहीं हुए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि मुझे डिटेल फिर उन्होंने नहीं बताई थी। ठीक है, तो देखते हैं, आपके दोनों मुद्दे थे, मेरे सामने आए, मैंने अधिकारियों के सामने पहुंचा दिए। जिला अस्पताल आज पहुंचा साहब, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, हालत ज्यादा अच्छी ठीक नहीं है जिला अस्पताल की। 1 बजे में पहुंचा, ज्यादातर डॉक्टरों के चैम्बर खाली थे, लेकिन जैसे ही पता लगा कि साहब मैं वहां पहुंचा हूं और मैंने थोड़ी बहुत पूछताछ की, तो धीरे धीरे करके डॉक्टर चैम्बर में आ गए। डॉक्टरों का अपना दर्द था, अपनी पीड़ा थी, वो कह रहे थे साहब चलो हम तो फिर भी बैठ रहे हैं। कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं जिला अस्पताल में जिन्होंने आज तक ओपीडी नहीं देखी जाकर के, बैठते ही नहीं है साहब ओपीडी में। एक वो मातृ शक्ति अभियान और चल रहा है, ज्यादातर डॉक्टरों की ड्यूटी कैंप में लगा दी। कोई पता नहीं कैसे चल रहा है सिस्टम। ये जिला अस्पताल की स्थिति है। और एक खबर का असर जरूर हुआ है, कल मैंने नए बाजार से लाइव चलाई थी, मलबा पड़ा था, है ना, पीएचडी वालों ने खड्डा खोद करके पटक दिया पाइपलाइन डालने के चक्कर में, कल मलबा हट गया वहां से। नए बाजार से जो पुलिया तोड़ करके और नई पुलिया बनाई थी, उसका जो कचरा और मलबा पड़ा था वो कल वहां से हटा दिया ना। रही बात पेचवर्क की, या तो आज रात को पेचवर्क हो जाएगा या कल हो जाएगा, कुछ कनेक्शन बाकी है। मेरे अधिकारियों से आज बात हुई है, मैंने कहा सर वहां कब सीसी होएगा वो, है ना। तो आज अधिकारियों ने कहा अजय जी या तो आज अगर कनेक्शन फाइनल हो जाते हैं तो हम आज रात को ही पूरा जो नया बाजार खोदा है पाइपलाइन डालने के लिए उसको पूरे को सीसी कर दिया जाएगा, और अगर आज कनेक्शन बाकी रह जाते हैं तो फिर कल उसको सीसी कर दिया जाएगा। तो आपकी नए बाजार वाली जो समस्या है गड्ढों की और ये जो सड़क तोड़ी गई है, इसका समाधान कल तक मैं करवाने का प्रयास करूंगा, या कल तक हो जाएगा, विभाग के ध्यान में वो है चीज। ठीक है सर। और एक और समस्या है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी, मेरे ख्याल से बहुत लेट हो गए, है ना। कल के लिए कुछ टॉपिक मैं छोड़ देता हूं, एक जाते जाते एक जानकारी इंपॉर्टेंट मैं आपको दे जाता हूं मेरे भाई। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी हुई पहले एक सिस्टम चल रहा था, आपको ध्यान होगा तो, कि अगर परिवार में से किसी एक सदस्य की भी अगर केवाईसी नहीं हुई है तो किसी को भी राशन नहीं मिलेगा, पूरा राशन ब्लॉक हो जाएगा। आज से उसमें सुधार हो गया। ठीक है ना, जिन परिवार के सदस्यों का नाम राशन कार्ड में है और उनकी केवाईसी नहीं हुई है, उनका ही राशन जो है राशन नहीं मिलेगा, बाकी औरों का मिलेगा। पहले हो रहा था ना ये बीच में, मान लीजिए परिवार में 5 सदस्य, एक सदस्य ऐसा है चारन की केवाईसी हो रही है, एक की नहीं हुई, तो भाई चारन को भी राशन नहीं मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा। उसमें आज से संशोधन हो गया है, मान लीजिए 5 सदस्य, एक की केवाईसी नहीं हुई है तो उस एक को राशन नहीं मिलेगा, 4 को मिलेगा, 2 की नहीं हुई तो 3 को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप उनकी केवाईसी डीलर के माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है, नए नाम जुड़ने को लेकर के भी आज एक इशू मेरे सामने आया था सर, है ना। तो उसमें बताया गया था कि साहब 2 जुलाई से ही नए नाम जोड़ने वाला जो पोर्टल है वो बंद है, ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूं जाते जाते, जैसे राशन कार्ड में सरकार ने गिव अप योजना चलाई थी ना, कि भाई अगर आप सक्षम हैं, पात्र हैं और आपको राशन नहीं चाहिए तो आप गिव अप कर लें, हट जाएं खुद, और ताकि पात्र व्यक्ति को लाभ मिल सके। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल का सर्वे और चल रहा है, ये जानकारी मैं आपको अंदर की दे रहा हूं। बीपीएल का सर्वे चल रहा है, जो लोग पहले से बीपीएल में थे, वर्षों से या पुराने टाइम से पहले से बीपीएल में रहते आए हैं, अगर वो लोग आज सक्षम हो गए और अब बीपीएल की पात्रता में वो नहीं आते हैं, तो उनके लिए सरकार एक जो है उन्होंने योजना चलाई है, जो बीपीएल से गिव अप कर जाता है, अपना नाम हटा लेता है कि साहब मैं अब बीपीएल से उभर चुका हूं। आपको ध्यान है ना, भजनलाल सरकार ने एक नियम, अभी एक योजना चलाई है कि 5000 ग्राम पंचायतों को हमको बीपीएल मुक्त करना है, गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत ये फैसला लिया गया है। अगर वाकई में आप में इंसानियत है और आपको लगता है कि यार नहीं मैं बीपीएल डिजर्व नहीं करता और मेरा नाम बीपीएल में चल रहा है, अगर आप बीपीएल योजना से नाम हटाते हो तो सरकार 21,000 रुपए आपको प्रोत्साहन राशि देगी। पहले बीपीएल में थे और अब अगर आप बीपीएल से हटते हो, गिव अप करते हो, तो आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में 21,000 रुपए दिए जाएंगे।
ठीक है, और ये अच्छी बात है सर। अगर आप सक्षम हैं, ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, तो हट जाओ, ताकि लाभ उसको मिल सके जो बेचारा वाकई में पात्र है, जो डिजर्व करता है। ठीक है सर। और दूसरी बात, खाद्य सुरक्षा में 5 साल से कम बच्चों की केवाईसी कैसे होगी? बिल्कुल, उसके लिए भी बहुत जल्दी सर्कुलर आने वाला है। उसका भी आज उठा था इशू कि 5 साल से कम वाले बच्चे जो है उनके वो फिंगर विंगर नहीं आ रही, वो एक समस्या हो रही है ना। उसका सरलीकरण हो जाएगा, 1-2 दिन में ही समाधान हो जाएगा। एक आज मैंने एक खबर चलाई, शायद देख ली होगी आपने, कैला देवी एक्सप्रेस। क्या कहना साहब इनका? मैं तो दुखी हूं, गंगापुर की जनता भी दुखी है। चलती फिरती मौत है ये तो। ये कैला देवी एक्सप्रेस नहीं है, ये मौत एक्सप्रेस है। अच्छा, इनके कानों पर कोई जू नहीं रेंगती। और सबसे ज्यादा ब्लेम मैं करता हूं आरटीओ को और डीटीओ को, परिवहन विभाग के अधिकारियों को। चालान बनाने में लगे रहते हो, है ना, चालान काटने में लगे रहते हो। सड़क सुरक्षा सप्ताह चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, वो चलना चाहिए। ये जो प्राइवेट बसें तुम्हारी छाती पर, तुम्हारे सामने आंखों के नीचे चल रही हैं, और जिन पर लिखा हुआ है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सरकार से अनुबंधित, आपको नजर नहीं आता? आपको नजर नहीं आता क्या? ये सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है कि कैला देवी एक्सप्रेस? सामने, आंखों के सामने कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, आपको नजर आ रहा है खूब। आरएसआरटीसी सरकार के रंग में ही, मतलब रोडवेज के रंग में ही तो इनको रंग रखा है। देखना आप, ये जितनी कैला देवी एक्सप्रेस चल रही है उसी कलर में रंगी हुई है जिस कलर में सरकारी गाड़ियां रोडवेज रंगी हुई है। और फिर इन पर लिखा और है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबंधित। शर्म करो। मैं सीधा सीधा ब्लेम लगाता हूं परिवहन अधिकारियों पर। काय का चालान काट रहे हो आप? क्या देख रहे हो आप सड़कों पर? क्या ये अलाउ है? क्या ये परमिटेड है? क्या सरकार ने इनको परमिशन दे रखी है कि आप अपनी बस की जो पट्टी है उस पर ये लिख सकते हो कि राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा अनुबंधित है? आपको नजर नहीं आती है कभी? जब हमें दिखती है, जनता को दिख रही है, इनका कलर जनता को दिख रहा है, लोग भ्रमित होकर के इन बसों में बैठ रहे हैं, महिलाएं इन बसों में भ्रमित होकर के बैठती हैं कि शायद हमको छूट मिलेगी 50% किराए में, क्यों? कलर एक जैसा, लिखा हुआ भी वही। हाथ जोड़ करके निवेदन है, आज मैंने मैडम को फोन भी मिलाया था, पिंकी रानी मैडम को, कि मैम पहुंचो बस स्टैंड पर और इनके चालान काटो जिन पर यह लिखा हुआ है ना राजस्थान राज्य सरकार से परिवहन अनुबंधित। काटो इनके चालान, और मोटे काटो। आप नहीं लिख सकते ऐसे। ऐसे तो कल को मैं भी वर्दी सिलवा लूंगा, मैं भी कह दूंगा पुलिस इंस्पेक्टर हूं, पुलिस में हूं, कौन काहीं करेगा मेरा? जब ये नकली जामा पहन सकते हैं और सड़कों पर दौड़ सकते हैं और कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो हमें भी अलाउ करो, आम आदमी को अलाउ करो। हम कल से वर्दी पहनेंगे और कह देंगे हम तो पुलिस वाले हैं साहब, नेम प्लेट लगा लेंगे, कैप लगा लेंगे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा गड़बड़ झाला, और आपको नजर नहीं आ रहा? ये आम आदमी का तो तुरंत चालान काट देते हो आप, ओवरलोडिंग का। आम आदमी का तो सीट बेल्ट का, हेलमेट का, सबका काट देते हो, प्रदूषण का। और ये सरेआम जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं आपका, मजाक बना रहे हैं आपका। क्या इनके ड्राइवरों की और परिचालकों की शिकायतें नहीं आती आपके पास? इनका व्यवहार कैसा रहता है सवारियों के साथ में? किस रफ्तार के साथ ये बसें दौड़ती हैं, क्या इसकी शिकायतें नहीं आती आपके पास में? खूब आ रही हैं। और गंगापुर में आधा घंटे, 1-1 घंटे तक ये जाम लगाती हैं बस स्टैंड पर, आपको नजर नहीं आता? क्या आपसे पहले खबरें नहीं चली? फिर क्या कर रहे हो आप? किस चीज की तनख्वाह ले रहे हो आप? सरेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, सरेआम फर्जीवाड़ा ये बस, प्राइवेट बस वाले कर रहे हैं, और आपको नजर नहीं आ रही ये चीजें? कार्रवाई करो इन पर, जाकर के बस स्टैंड पर छापा मारो, आपको बहुत सारी गाड़ियां मिल जाएंगी जिन पर आरएसआरटीसी लिखा हुआ मिलेगा आपको। करिए आपने कभी जांच जाकर के, कौन सा नियम है इनके पास में, किस नियम के तहत दौड़ाते हैं ये? क्या हक है इनको आधा आधा घंटे तक प्राइवेट बस स्टैंड पर जाम लगाने का, एक के पीछे एक गाड़ी निकालने का? और सबसे ज्यादा मुर्दा ये शहर
जो आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे धूप में खड़ा रहेगा, जाम में फंसा रहेगा, मगर कभी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते शहर के लोग। मैं लड़ता हूं, इसलिए मुझे दुख होता है। टेम्पू वाले, प्राइवेट बस वाले सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, मसले और भी थे, लेकिन वो कल के लिए छोड़ देता हूं, लेट हो जाऊंगा यार भाई साहब, समझ वो करो। ठीक है सर, और उम्मीद करता हूं आज का खबरनामा आपको पसंद आया होगा। और इतना जरूर कहूंगा जाते जाते आप लोगों से, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, गुस्सा करना, आक्रोशित होना, यह मेरा उद्देश्य नहीं होता। लेकिन एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं इस शहर का नागरिक भी हूं भाई साहब, इस शहर का नागरिक भी हूं। और जो देखता हूं ना, जो ऑब्जर्व करता हूं, आप लोग नहीं कह सकते, मगर एक मीडिया पर्सन होने के नाते आपके बिहाफ पर मैं तो कह सकता हूं। और कौन कहेगा बताओ? मैं तो कह सकता हूं। और मैं तो आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे बताओ आप? ये छोटे छोटे मसले हैं सर, इनका ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान नहीं हो सकता, चुटकियों में हो जाए, चुटकियों में। मैंने उस दिन जब एसपी साहब ने मीटिंग ली थी ना, तब भी मैंने कहा था यातायात जाम से निजात मिल सकती है अगर आप बैठ करके इनके साथ बात करो और एक नियम बना दो, और सख्ती से नियम बना दो, हो जाएगी ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान। कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई करना ही नहीं चाहता। क्या गरज पड़ रही है कलेक्टर साहब की और एसपी साहब की, जो यहाँ 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर आकर के तुम्हारी समस्याएं सुनेंगे और समाधान करेंगे? क्या मतलब है? उनको तो माधोपुर से ही फुर्सत नहीं है। जिला था वह चिन्ह मिट्टी गए हो, अब तुम रोते डोलो। कचरा पड़ा है जगह जगह, जाम लग रहा है जगह जगह, अतिक्रमण हो रहा है जगह जगह, रोड लाइटें नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। कचहरी रोड के मोबाइल वालों ने कल ज्ञापन दिया था, सर मिट्टी से परेशान है हम। मैंने कहा ये मिट्टी को काय रो रहे हो, रोड को रो ने भाड़ में गई है मिट्टी, हटा मत हटा, सबसे बड़ी बात है रोड बनेगा कि नहीं बनेगा, कब बनाओगे? रोड चाहिए, कुछ नहीं है। वो सेवा वाला टोल टैक्स देख लो, मनमानी कर रहे हैं, सबसे ले रहे हैं, ना पुलिया ठीक है ना रोड ठीक है, और तुम्हारी ऐसी की तैसी करा करके तुमको वहां टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा। माफी चाहता हूं अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो, लेकिन अंदर से आत्मा रोती है सर। लोकतंत्र की धज्जियां तो खुद नेता उड़ा रहे हैं और यही कह रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा करो। लोकतंत्र तो जनता ने जिंदा कर रखा अपने वोट के माध्यम से, आप तो अपना काम करो। ठीक है सर, तो ये मसले हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। ये शहर सबका है, जिम्मेदारी सबकी बनती है। मैं टेम्पू वालों को भी समझाता हूं, मैं प्राइवेट बस वालों को भी समझाता हूं, ये शहर आपका नहीं है। आप जाम में नहीं फंसते कभी, एम्बुलेंस जाम में नहीं फंसती कभी, स्कूल के बच्चे बेचारे भूखे प्यासे जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं, वो नहीं फंसते जाम में कभी। देखना फिर कितना बुरा फील होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, दिल से माफी चाहता हूं। किसी को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन कहूंगा सही को, कहूंगा खरी को, सीधी सी बात। ठीक है सर, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं ताजा खबरों के साथ, ताजा अपडेट के साथ में। थोड़े से जागरूक बने, अपने हक की लड़ाई लड़ें, अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब जरूर करें, यह आपका हक बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।